नमस्ते। मैं सीए भुवनेश विनोद कांकाणी। आज जो हम देख रहे कि सेक्शन 2061H जो कि टीसीएस की बात करता है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। मार्केट में बहुत कंफ्यूजन हो चुका है कि कौन से ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्ट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन पे कब टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं करना है, बिल पे लगाना है क्या नहीं लगाना है, जीएसटी कंपोनेंट पे टीसीएस करना है कि नहीं करना है, या जब माल वापस रिटर्न हो जाए तो उस पर टीसीएस का क्या इम्पैक्ट करना है। ये जो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जो टीसीएस लाया गया 1 अक्टूबर 2020 से चालू हो गया, सरकार ने भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिए है, प्रेस रिलीज की है। तो भी मैं चाहता हूँ कि एक सरल भाषा में आप सबके सामने जो कि प्रश्न उभर के आ रहे हैं, जो हमारे तक पहुँच चुके हैं, मैं उसका एक उत्तर सरल भाषा में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये टीसीएस कब लगता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है और कौन से व्यापारी को ये टीसीएस का इम्पैक्ट आने वाला है। तो बेसिकली ऐसा है कि जो भी व्यक्ति है जो गुड्स बेचता है, मैं यहाँ पे वापस हाईलाइट कर रहा हूँ, गुड्स बेचता है मतलब माल बेचता है, वो उसकी सर्विसेज के ऊपर बात नहीं आ रही है। इट इज़ ओनली ऑन द सेल ऑफ गुड्स। जो जिसका टर्नओवर पिछले साल में, समझो अपन टीसीएस की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो हमें सबसे पहले उस व्यापारी का फाइनेंशियल ईयर 1920 में टर्नओवर कितना था, सेल कितना था, ग्रॉस रिसीट जो 40 ऑडिट के लिए जो क्राइटेरिया है वही टर्नओवर वाला, उसके अंदर ये देखना है कि वो गए साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है या नहीं है। अगर वो 10 करोड़ के ऊपर है एंड इस साल में, जिस साल में अपन टीसीएस का प्रावधान देख रहे हैं, उस साल में उस व्यक्ति ने किसी अमुक व्यक्ति को, मतलब उसके बायर को 50 लाख के माल बेचा है और उससे कुछ पैसा आया जो 50 लाख के ऊपर है। मतलब कि समझो मैंने 60 लाख का माल बेचा और इस साल में मेरे को 55 लाख रुपए आए हैं, तो इस केस में मैंने 50 लाख की लिमिट क्रॉस की है तो मेरे को लागू है। तो अपन ने क्या समझा कि पिछले साल की लिमिट देखनी है प्लस इस साल में बायर से मेरे को 50 लाख प्लस अमाउंट एज अ सेल कंसिडरेशन, मतलब जो माल बेचा है उसके एवज में पैसा मिला है कि नहीं, ये देखना है। तभी जाके इस सेक्शन का आपके व्यापार पे इम्पैक्ट है। मेरा अगर 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं है पिछले साल में तो ये सेक्शन मुझे लागू नहीं होता है। भले 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है पिछले साल में, लेकिन इस साल में मेरे को किसी भी बायर से 50 लाख के ऊपर पेमेंट नहीं आया हो तो ये सेक्शन नहीं लगता। सो ये एप्लीकेबिलिटी हो गया। अब जो कि ये सेक्शन इस साल में फर्स्ट टाइम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, तो लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन आ गया है कि भाई अगर 1 अक्टूबर से ये सेक्शन लागू होगा और 50 लाख का लिमिट है, और समझो मैं हमारा पिछले साल में 10 करोड़ का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया है, तो ये जो 50 लाख का लिमिट है ये मैं कब से देखना चालू करूंगा, 1 अक्टूबर से या 1 अप्रैल से। तो भाई इसका क्लैरिफिकेशन ऐसा है कि ये टीसीएस आपको एक लिमिट देता है कि 50 लाख तक अगर आपके पास कोई किसी का पेमेंट आता है तो टीसीएस करना नहीं है। 50 लाख के ऊपर जो भी आता है उस पर टीसीएस करना है, मतलब 50 लाख तक एग्जम्पशन है। ऐसा मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा। तो इसकी लिमिट हमें 1 अप्रैल 2020 से देखनी है। और समझो आपको किसी पार्टी से ऑलरेडी 50 लाख का पेमेंट आ चुका है और 3 अक्टूबर के दिन या आज के दिन या 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद या उस दिन से आपको ऊपर का पेमेंट आना चालू हो जाता है, तो हर अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पे, ताकि और आसानी से समझ पाए, समझो मैंने किसी व्यक्ति को माल बेचा 1 करोड़ रुपया का 1 अप्रैल के बाद में, और उस व्यक्ति ने मुझे 55 लाख का, जस्ट एग्जांपल इजी रहे इसलिए 55 लाख का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है 1 अक्टूबर से पहले, और 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर के बाद में उसने और 10 लाख का पेमेंट किया, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है इस 10 लाख के ऊपर। जो 55 पे किया था उसके 55 और 50 का जो डिफरेंस है उस 5 लाख पे भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। टीसीएस करना है 1 अक्टूबर के बाद आने वाले पेमेंट का, अगर आपको उस व्यक्ति से 50 लाख का पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है।
ये एक उदाहरण हुआ। इस उदाहरण को अपन दो टप्पे में और डिवाइड करते। 1 करोड़ का सेल किया है और उस व्यक्ति से मेरे को अभी तक सिर्फ 40 लाख रुपए ही आए हैं 30 सितंबर तक, मतलब 1 अक्टूबर से पहले। और इस 1 अक्टूबर के बाद में मेरे को और 9 लाख रुपए आ गए, तो उस पर टीसीएस करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि 50 लाख का लिमिट अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। फिर उसने थर्ड पेमेंट किया मेरे को, पहला 40 हुआ, दूसरा 9 लाख हुआ, टोटल 49, लिमिट क्रॉस नहीं हुई। अब उसने मेरे को तीसरा पेमेंट किया 3 लाख रुपए का, तो मेरे को टीसीएस सिर्फ 2 लाख रुपए पे करना है। 49 लाख ऑलरेडी आ चुके थे, अभी 3 लाख पेमेंट किया, 1 लाख तो 50 लाख की लिमिट में चले गया, तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा, और ऊपर बचे हुए 2 लाख के ऊपर मेरे को टीसीएस करना है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है। और एक बात ध्यान में ये रखना है कि माल बेचने के बाद ही आए हुए पैसे पे टीसीएस नहीं होगा। अगर मेरे को एडवांस भी आया है और 50 लाख की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, तो उस एडवांस पे भी टीसीएस आएगा, एडवांस पे भी टीसीएस आएगा। अब बात रह जाती है कि समझो मैंने माल बेचा फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1 करोड़ रुपए का, सामने वाले व्यक्ति से मेरे को इस साल में 40 लाख रुपए आया, टीसीएस लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ। बाकी का 60 लाख रुपए मेरे को फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आया, मतलब बेचा इस साल में मैंने माल, 40 लाख रुपए इस साल में आया, बचा हुआ 60 लाख रुपए मेरे को अगले साल में आया। तो अगले साल में कितने अमाउंट पे टीसीएस करना है? 10 लाख पे, क्योंकि हर साल 50 लाख का लिमिट आपको मिलेगा। आया ध्यान में? ये चीज बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखनी है कि 50 लाख की लिमिट आपको हर साल के लिए फ्रेशली मिलती है। अपने उदाहरण में 1 करोड़ का माल बेचा इस साल में, 40 लाख रुपए आ गया, टीसीएस होगा नहीं क्योंकि 50 क्रॉस नहीं किया। अगले साल में 60 आया बाकी का, तो अगले साल में 50 लाख की लिमिट अपने को वापस मिलेगी। और ये 50 लाख की लिमिट हर बायर के साथ आपको मिलती है। 10 बायर तो 10 बायर के लिए 50-50 लाख का लिमिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे टोटल रिसीट्स 50 लाख के हो, हर बायर के साथ 50 लाख का लिमिट होगा। अब दूसरी बात आती है कि भाई मैंने माल बेचा और माल रिटर्न आ गया, गुड्स रिटर्न आ गए। तो इसमें 2 सिचुएशन में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट सिचुएशन कि पेमेंट आने से पहले ही माल रिटर्न हो गया, दूसरा सिचुएशन पेमेंट आने के बाद माल रिटर्न हो गया। पहले सिचुएशन में ऐसा है कि समझो मैंने 1 अक्टूबर को माल बेचा और 20 अक्टूबर को मेरा माल रिटर्न आ गया। 1 अक्टूबर को मैंने माल बेचा 1 करोड़ रुपए का, 20 अक्टूबर में मेरे को माल रिटर्न आ गया 20 लाख रुपए का, बैलेंस बच जाता है 80 लाख रुपए, और वो मेरे को 21 अक्टूबर को 80 लाख का पेमेंट करता है। तो भाई साहब इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, जितना आपको पेमेंट आएगा उसके ऊपर टीसीएस लगाना है। आपका सेल और उससे कोई इसका कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन मेनली है जितना पेमेंट आता है उसके ऊपर टीसीएस लगाना है। ये हो गया पहला उदाहरण जहां पे आपको पेमेंट आने से पहले माल रिटर्न आ गया। सेकंड उदाहरण ऐसा है कि आपको पेमेंट आने के बाद अगर आपको गुड्स रिटर्न होते हैं, इसमें भी 2 कंडीशन है, सेम मंथ में आ गया या नेक्स्ट मंथ में आ गया। मैं सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ इसलिए बता रहा हूं कि जिस महीने में आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं उसके अगले महीने के 7 तारीख के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अपन को पेमेंट आने के बाद गुड्स रिटर्न हुआ और सेम मंथ में हुआ, तो अपन क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या? तो वो एक इसमें गणित ऐसा है कि मैंने करोड़ रुपए का माल बेचा, करोड़ रुपए आ गया, 50 लाख के ऊपर टीसीएस किया मैंने, और उस व्यक्ति ने मेरे को उसी महीने में 20 लाख का माल बेच दिया। तो जो कि मेरे को सेम मंथ का पेमेंट है और अगले मंथ में मैं सरकार को पेमेंट करने वाला हूं, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। भली क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि नो एडजस्टमेंट टू बी मेड, बट एक्ट ये बोलता है कि टीसीएस सेल कंसिडरेशन पे लगाना है, जबकि 20 लाख मेरा सेल ही नहीं हुआ क्योंकि वो गुड्स रिटर्न हो गया, तो टीसीएस काहे का? ये एक चीज हो गई। लेकिन अब कंफ्यूजन ये आता है कि भाई समझो मैंने माल बेचा, पैसा आ गया और गुड्स रिटर्न हुआ अगले महीने में, तो मैंने 1 करोड़ के ऊपर जो 50 लाख का बेनिफिट ले लिया और 50 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया और 7 तारीख को मैंने सरकार को पैसा जमा भी कर दिया। और उसके बाद में अगर सामने वाली पार्टी गुड्स रिटर्न करती है तो अपने पास अभी कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं रहती ऐसे टेक्निकली, क्योंकि उतना पेमेंट मैंने सरकार को ऑलरेडी कर दिया है। कोई कह सकता है कि मैं टीसीएस रिटर्न रिवाइज कर दूंगा, लेकिन अगर वैसा है तो वो कर सकता है, बट इसके अंदर आपको ऑलरेडी सरकार को पेमेंट कर चुके हो और उस समय अपन क्लैरिफिकेशन का यूज करेंगे कि भाई अभी मैं आपको वापस टीसीएस रिटर्न नहीं कर सकता। सरकार ने तो बताया टीसीएस
और गुड्स रिटर्न का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। मैंने जो आपको एक बताया, एक वे आउट हो सकता है कि आप उसमें अगर सामने वाली पार्टी आपसे झगड़ रही है तो आप करिए, नहीं तो जो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोई एडजस्टमेंट ना करे तो आप उसी सिद्धांत पे चले कि टीसीएस अगर गुड्स रिटर्न हो जाए तो वापिस रिटर्न नहीं करना है। अगर सामने वाली पार्टी कितनी बार झगड़ा करती है तो आप ये एक उपाय सोच सकते हैं। अब इस प्रोविजन में उन्होंने क्या बताया है कि भाई कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके केस में टीसीएस कैसा होगा। तो उन्होंने एक एक्सक्लूजन दिया कि जो भी व्यक्ति माल एक्सपोर्ट करता है तो फिर उसको ये प्रावधान लगता नहीं है, फिर उसका पिछले साल में 100,000 करोड़ का क्यों ना टर्नओवर हो, इस साल में मेरे को 50 लाख के ऊपर क्यों पेमेंट ना है उस पार्टी से, एक्सपोर्टेड बायर से, तो उस केस में टीसीएस के ये प्रावधान लागू नहीं होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे उन्होंने एक्सक्लूजन दिया है कि भाई जहाँ पे आप माल बेच रहे हो एंड सामने वाले व्यक्ति को आपके गुड्स जो आपने बेचे उस पर टीडीएस करना है, तो उस केस में ये टीसीएस का प्रावधान लगता नहीं है। तो समझो मैं एग्जांपल एक बिल्डर का लेता हूँ, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले कितनी बार वो एडवांस लेता रहता है और उसकी प्रॉपर्टी समझो 50 लाख के ऊपर है, उसने सेल एग्रीमेंट कर लिया और उसने इनिशियल टोकन एक अमाउंट ले ली एंड उसका पेमेंट उसको 50 लाख के ऊपर जैसे ही आता है तो उसको टीसीएस करना पड़ेगा क्या। अब 2006 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में आ जाती है और कंप्लीट होने के बाद वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है तो वो गुड्स कहलाई नहीं जाएगी। लेकिन जब तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट इज अ गुड्स। तो उस केस में जबकि सेक्शन 194IA एक अलग से सेक्शन है जहां पे वो बताता है कि अगर आप 50 लाख के ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो बायर ने ही टीडीएस करना है 1% का। तो उस केस में अब जबकि बिल्डर को बायर ऑलरेडी टीडीएस करके पैसा दे रहा है तो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टीसीएस की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि बायर ऑलरेडी उस पर टीडीएस कर रहा है। तो आइडिया ध्यान में आ गया, अगर सामने वाला टीडीएस कर रहा है तो आपको वापस टीसीएस करने की जरूरत नहीं। और एक मुद्दा ऐसे सामने आया था कि समझो हमने पार्टी को कुछ माल बेचा है और उसने लेट पेमेंट करने की वजह से इंटरेस्ट कंपोनेंट पे टीडीएस किया है। मैंने ₹1 करोड़ का माल बेचा, उसने 6 महीने मेरे को पेमेंट नहीं किया तो ₹1 करोड़ के ऊपर समझो मैंने एक 6,000 रुपये या 60,000 रुपये, जो भी आपके एग्जाम्पल में मैंने टीडीएस 60,000 लूंगा ताकि मेरे को प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाए, 60,000 रुपये का ब्याज का पेमेंट किया और 60,000 के ऊपर जो गिवन सेक्शन 194 है उसमें टीडीएस किया। तो अब क्या ये प्रावधान जो है टीडीएस का कि जहां पे पेमेंट में टीडीएस हो गया तो टीसीएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या ये इंटरेस्ट वाले प्रोविजन में एप्लीकेबल होगा। तो भैया इसके अंदर हमने को ध्यान रखना है कि 2 कंपोनेंट है, एक सेल कंपोनेंट और एक दूसरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट। जो टीसीएस का प्रोविजन है वो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर नहीं है, और वो टीडीएस जो लगा है वो ब्याज के ऊपर लगा है, आपके सेल ऑफ गुड्स पे नहीं लगा है। तो जो भी अपने को गुड्स के पैसे आ रहे हैं उस पर टीसीएस एज इट इज होगा और जो ब्याज का पैसा आ रहा है उस पर टीडीएस लग के आ रहा है तो वो ऑलरेडी टीसीएस में कवर्ड है ही नहीं। अब एक हमें और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो टीसीएस का नया प्रावधान है 206C1H, इसके अंदर मोटर व्हीकल जो बेचते हैं या जो स्क्रैप बेचते हैं, जो कोयला बेचते हैं, ये लोग ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजन में अलग सबसेक्शन में कवर्ड हैं। जो लोग अलग सबसेक्शन में ऑलरेडी कवर्ड है टीसीएस लगाने के लिए, तो उन लोगों को ये वाला जो नया प्रावधान है 50 लाख के ऊपर वाले सेलर का कि 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है वो लागू नहीं होगा। टीसीएस का रेट कितना है 206C1H के अंदर 0.1%, पर ये कोविड के वजह से सरकार ने सारे टीसीएस के रेट 25% घटा दिए हैं 31 मार्च 2021 तक। तो अभी जो अपन को टीसीएस कलेक्ट करना है तो वो परसेंटेज है 0.075%, ना कि 0.1%। ये बात ध्यान में रखना है। अगली इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि भाई सामने वाले ने उसका पैन दिया ही नहीं आपको, सामने वाले ने उसका पैन आपको दिया ही नहीं, तो आप किसके नाम पे टीसीएस जमा करेंगे। तो जैसे टीडीएस में प्रावधान है अगर भाई पैन दिया नहीं तो हायर रेट ऑफ टीडीएस लगता है 20%, तो इस सेक्शन के लिए भी हायर रेट ऑफ टीसीएस लगेगा 1%, जहां पे 0.1% लगता है, मतलब 0.075 कोविड की वजह से, वहां पे 0.1 न लगते हुए 1% टीसीएस कलेक्ट करना है आपको अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो। अब इस सेक्शन की 2 ड्रॉबैक ये भी है कि जैसे
अदर टीसीएस के अंदर अगर सामने वाले की इनकम हमें पता है कि जितना टीसीएस कर रहे हैं उतनी इनकम नहीं है, तो सरकार को अपन आवेदन करके ऑफिसर से एक लोअर रेट ऑफ टीसीएस का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस 206C1H जो अपना टीसीएस की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि जहाँ पे अपन लोअर रेट ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट ले सके। दूसरा ड्रॉबैक ऐसा है, बाकी टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन में हम अगर नहीं करते कलेक्ट या डिडक्ट और सामने वाले ने वो पेमेंट उसके इनकम में कंसिडर किया है और सामने वाले के सीए से अपन एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि भाई मैंने जो आपको पेमेंट किया वो आपने इनकम में पकड़ लिया है, तो अगर मैं टीडीएस नहीं करता, टीसीएस नहीं करता तो भी चलेगा। ये वाला प्रावधान भी इस टीसीएस में नहीं दिया गया है, बहुत ही पर्टिकुलरली। हमें अब और एक बात ध्यान रखनी है, बहुत बार ये डिस्कशन में चल रहा है कि हमें ये टीसीएस बिल पे लगा है, कैसे लगा है, बिल पे लगाएंगे तो जीएसटी भी आ जाएगा। तो मैं इस पे क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने जो भी सीबीआईसी है उन्होंने मार्च में एक क्लैरिफिकेशन निकाला था कि टीसीएस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि टीसीएस एक खुद में टैक्स नहीं है, बल्कि अपन टीसीएस कलेक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज नॉट अगेंस्ट सेल कंसिडरेशन, कि मैं माल बेच रहा हूँ उसके अगेंस्ट मेरे को टीसीएस नहीं मिल रहा है। मैं माल बेच रहा हूँ और उसके ऊपर मेरे को जो टीसीएस कलेक्ट करना है दैट इज नॉट अ सेल कंसिडरेशन। तो जीएसटी ने बहुत अच्छाई से क्लैरिफाई किया है कि टीसीएस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। तो जो लोग कह रहे थे अगर मैं बिल पे टीसीएस अमाउंट लिख देता हूं तो उस पर भी जीएसटी आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फिर बात आती है कि मेरे को ये टीसीएस की अमाउंट बिल पे लगानी है कि नहीं लगानी है। देखो टेक्निकली जब अपन ने ये डिस्कस किया, टीसीएस ये पूरा का पूरा रिसीट बेसिस पे है। जब पेमेंट आएगा तब टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी लीगली आपके ऊपर आती है। मतलब मैंने बिल रेस कर दी, टीसीएस कलेक्ट करना है क्या? बिल्कुल नहीं, पेमेंट आने पे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो फिर अगर हम बिल पे टीसीएस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे व्यापारी ये कह रहे हैं कि अगर हम बिल पे नहीं लगाते तो सामने वाला पेमेंट नहीं करेगा। तो इसके अंदर दो चीजें जरूर की जा सकती है अल्टरनेटिवली। एक चीज आप ऐसे कर सकते हैं, आप आपके बिल के ऊपर लिख दें टीसीएस आप जब भी पेमेंट करेंगे आपको पेमेंट करना है ये रेट से। दूसरी चीज कर सकते हैं आप कि भाई सामने वाली पार्टी को साइड बाय साइड एक डेबिट नोट दे दें। ये डेबिट नोट और नीचे लगाने की बात इसलिए आती है क्योंकि अपन लीगली बिल के साथ टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जब जब पेमेंट आएगा तब तब ही आप उसके टीसीएस कलेक्ट कर सकते हो। अब बात आ जाती है अकाउंटिंग की। लोग बोल रहे हैं हम ट्रैक कैसे रखेंगे, हर चीज का ट्रैक कैसे रखेंगे, भाई इस पार्टी से मेरे को इतना टीसीएस कलेक्ट करना है। तो गणित भाई बहुत सिंपल है कि जितना पेमेंट आए उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। तो उस टाइम अपन को ये नॉक ऑफ पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट, वहां पे टीसीएस कलेक्ट करना है। बट लोग बोलते हैं कि नहीं हमको समझेगा नहीं। तो एक अकाउंटिंग आप जरूर कर सकते हैं कि आपने पार्टी को माल बेचा, जितना टीसीएस आना है उस पार्टी को उतना डेबिट करके क्रेडिट कर दीजिए, टीसीएस टू बी कलेक्टेड। क्या बोल रहा हूं मैं? टीसीएस टू बी कलेक्टेड, मैं टीसीएस पेएबल बोल रहा हूं नहीं। एक अकाउंट जहां पे आपको सिर्फ आपके अकाउंट्स के आपके लिए ध्यान रखने के लिए कि भाई इस पार्टी से अगर मैं पूरा अमाउंट आता है तो इतना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, तो टीसीएस टू बी कलेक्टेड को आप क्रेडिट कर दीजिए। और जब पेमेंट आ जाएगा टीसीएस का उस सामने वाली पार्टी से, आप उस एंट्री को रिवर्स कर देना। क्या एंट्री रिवर्स करेंगे? टीसीएस टू बी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू टीसीएस पेएबल। मतलब पेमेंट आने के बाद वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले हेड के अंदर आपका टीसीएस पेएबल बन जाएगा, ताकि आप जब भी कलेक्ट हो जाए तो सरकार को पेमेंट करने के लिए लायबल हो चुके हैं। ये एक अकाउंटिंग का तरीका है। और जो 31 मार्च आएगा उसके अंदर जो आपने टीसीएस टू बी कलेक्टेड किया हुआ है उसको आप रिवर्स कर देना, ताकि आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक पेमेंट आता नहीं आप सामने वाले को डेटर बोल नहीं सकते टीसीएस का, क्योंकि इट इज ऑन रिसीट बेसिस। तो 31 मार्च को जो भी आपने टीसीएस टू बी चार्ज को क्रेडिट किया है, डेटर को डेबिट किया हुआ, आप उतना अमाउंट रिवर्स कर दीजिए ताकि आपको डेटर का सही अमाउंट पता चल जाए। और 1 अप्रैल को वापस उस एंट्री को वापस घुमा दीजिए, ताकि आपको आपके अंदाज के लिए टीसीएस का अमाउंट ध्यान में रह जाए। सिर्फ आपके अंदाज के लिए, अगर आप टीसीएस ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ये पैंतरा अपना सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। दूसरी बात यह आती है कि सामने वाले ने टीसीएस दिया ही नहीं तो क्या? सामने वाले ने टीसीएस दिया ही नहीं तो क्या? क्योंकि कलेक्शन में तो ये प्रॉब्लम होता है कि सामने वाले ने टीसीएस देना चाहिए। डिडक्शन में तो क्या होता है, अपने हाथ में रहता है तो अपन डिडक्ट करके दे देते हैं। यहाँ पे सामने वाले ने दिया ही नहीं, तो प्रावधान ये है कि जिम्मेदारी कलेक्ट करने वाले की है। अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाता है तो उसको खुद की जेब से सरकार को पेमेंट करना है। और वो अगर नहीं करता पेमेंट या डिडक्ट भी नहीं, कलेक्ट भी नहीं कर पाता, तो ही विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट और उसको ब्याज पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ।
मतलब समझो अगर मेरे को अप्रैल में कलेक्ट करना था, मैंने नहीं किया और मई में पेमेंट किया सरकार को, अप्रैल और मई का, मई में मतलब ड्यू डेट से पहले किया तो कोई ब्याज नहीं आएगा, लेकिन मैंने मई में ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया, अप्रैल और मई का दोनों महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि उन्होंने फ्रेज यूज किए मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो ये सब चीज़ें थी कि मैं चाहता था कि आपको टीसीएस के संदर्भ में एक शॉर्टली बता दूं, जहाँ पे आपको ज़्यादा देर इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी पड़े और आप आपके व्यवसाय में ध्यान देके व्यवसाय को बढ़ा सके और ना कि इस कंप्लायंसेस में अटके रहे। अब जो कि प्रावधान आ चुका है, अपन को इसको फॉलो करना है until unless someone makes representation and इसके में कोई बदलाव ला सकता है तो करवा सकता है बस। लेकिन अपने को अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग यही रखनी है कि ये टीसीएस कलेक्शन बेसिस पे है और हर व्यापारी इसमें कवर्ड नहीं होता। वही व्यापारी कवर्ड होता है जो जिसका साल पिछले साल में 10 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है और इस साल में 50 लाख का सामने वाले से पेमेंट आ चुका है। और साइड बाय साइड ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं आपका 10 करोड़ का टर्नओवर हो, लेकिन अगर आप बायर हैं और आप सामने वाली पार्टी को 50 लाख के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो आपसे भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द बायर्स एंड। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आपने सामने वाले से कुछ तो यार्न परचेज किया है एंड यार्न परचेज आपका 50 लाख के ऊपर जा चुका है और उस सामने वाले बेचने वाले का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, तो आपका टीसीएस करेगा, आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये कहना चाहता था आप सभी से कि कोई भी प्रोविजन है उसको सिंपली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो 206C1H का प्रोविजन है और मैंने इसमें एक प्रयत्न किया है कि आपके सामने तो सिंपली इसको रख पाऊँ। तो भी अगर कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9421847944 और या तो मैं प्रावधान प्रेफर करूँगा कि आप मेरे को ईमेल करें ताकि मैं भी उसको सही से रिप्लाई दे पाऊँ। मेरा ईमेल आईडी है bhuvaneshkankani@gmail.com BHUVANESHKANKANI@gmail.com। धन्यवाद।